Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी 110 की यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे, सोशल इश्यूज़ एंड सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है कि सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती है, किस तरीके से उन्हें रिसोल्व करा जा सकता है, कौन कौन से सोशल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें जो डीपली आपको समझना है, बेसिकली जो समझने वाली चीज़ है वो सिर्फ सोशल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन और नेचर और अप्रोचेस टू सोशल प्रॉब्लम, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, जिनके लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे। बाकी जो सोशल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डेलिक्वेंसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वायलेंस एंड क्रिमिनल बिहेवियर, चाइल्ड और एल्डर अब्यूज़, ठीक है, और जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखे आपको वही सोशल प्रॉब्लम्स लिखनी है। अगर एग्जैक्ट आपसे पूछ ली जाती है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको बताना है 5 मार्क में, ठीक है, फिर इनमें से कोई भी आपको सोशल प्रॉब्लम पूछ ली जाती है कि आपको 5 मार्क में से डिफाइन करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा बुक में लिखा आपको वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से चीज़ें लिख सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में आता है इन सोशल प्रॉब्लम से, क्या इनके कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है, क्या होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, किस तरीके से इसे रिजॉल्व करा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट सिर्फ ये पूछा जाए कि सोशल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स बतानी है आपको, तो वहाँ पर आप सोशल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा डिफाइन करके फिर जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स आपको अपनी लाइफ में जो भी आपने एक्सपीरियंस करी है, जो भी देखी है, ठीक है, जो भी आपको पता है, वो सब लिख सकते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो समझने वाली चीज़ है वो है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, कि सोशल प्रॉब्लम होती क्या है। एनी इवेंट डिस्टर्बिंग सोशल ऑर्डर एंड कॉजिंग अनरेस्ट, उसे हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इवेंट जो कि हमारी डे टू डे लाइफ की जो हार्मनी है, ठीक है, उसे हिंडर करता है, उसे रोकता है, फिर उसमें कुछ भी डिस्ट्रप्शन लेकर के आता है, उसे हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। अनईजीनेस लेकर के आता है, अनरेस्ट लेकर के आता है, उसे सोशल प्रॉब्लम कहा जाता है। प्रॉब्लम किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जब सोशल प्रॉब्लम की बात आ रही है तो ये मेजोरिटी के लिए है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के बीच में जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब शुरुआत में हमें क्या लगता है कि ये एक टाइम इवेंट है, ठीक है, वन टाइम इवेंट है, एक बार हुआ ख़त्म। जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, सुनामी, ठीक है, या फिर टाइफून या फिर साइक्लोन, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, या फिर पॉपुलेशन, या फिर और भी कोई चीज़ ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स कुछ भी हो गई, तो हमें लगता है यार एक टाइम का इवेंट है, वन टाइम इवेंट है, एक बार बाढ़ आई और फिर चली गई। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग है, सब अफेक्ट होती है। तब हम उसे सोशल प्रॉब्लम कहते हैं, जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है और किसी एक टाइम इवेंट की वजह से। हमें शुरुआत में लगता है कि वो सिर्फ एक वन टाइम इवेंट है, बट उसकी वजह से हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग भी खराब होती है, उसे हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी बुक में डेफिनेशंस लिखे हैं, ठीक है, आप कोई भी एक डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि रेनहार्ट की डेफिनेशन है 1952 में इन्होंने दी थी, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो किसी ग्रुप को या सोसाइटी को अफेक्ट करती है, और किस तरीके से अफेक्ट करती है, कि जिसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसकी वजह से ऐसी कोई भी सिचुएशन जो ग्रुप या सोसाइटी को हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज देती है, और जिसके लिए हमें एक कलेक्टिव एक्शन, कि किसी एक पर्सन के एक्शन की जरूरत नहीं है, एक कलेक्टिव एक्शन चाहिए, जब जाकर के वो प्रॉब्लम सोल्व होगी, उसे हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगती है वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब इसमें है कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, जो कि बर्नार्ड ने दिए थे, कि एक सोशल प्रॉब्लम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कि सोशल प्रॉब्लम में क्या होती है, कुछ टेंशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि टेंशन क्रिएट करते हैं, सोसाइटी की वैल्यूज़ को चैलेंज करते हैं। जो सोशल वैल्यूज़ बनाई गई होती है सोसाइटी द्वारा, ठीक है, उसको चैलेंज मिलता है, थ्रेट मिलता है, ये चीज़ एक कंपोनेंट होता है इसमें। और जो भी इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप्स हैं, उनका एक इंटेंस रिएक्शन बाहर आता है उस सोशल प्रॉब्लम को लेकर के। ये कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं सोशल प्रॉब्लम के। अब सोशल प्रॉब्लम के कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। पॉपुलेशन एक सोशल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन एक सोशल प्रॉब्लम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन एक सोशल प्रॉब्लम हो गया, ऐसी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। अब है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एक तो सोशल प्रॉब्लम शेमफुल होती है, क्योंकि एक माइजरी लेकर के आती है, ठीक है, और हमारी सोसाइटी वैल्यूज़ को अफेक्ट करती है, शेमफुल होती है सोशल प्रॉब्लम। अब सोशल प्रॉब्लम्स के बहुत सारे मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई एक ही कॉज हो, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। पॉवर्टी की वजह से भी क्या हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है, अनरेस्ट आ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, सेवरल कॉजेज हो सकते हैं। और ये जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके जितने भी कॉजेज होते हैं वो इंटरट्वाइंड होते हैं, यानी इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एडिक्शन लीड्स टू अब्यूज़ एंड क्राइम, कि कोई एक इंसान है जिसको एडिक्शन है ड्रग्स का या अल्कोहल का, अब वो क्या कर रहा है, वो चोरी चकारी करना स्टार्ट कर दे रहा है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए वो खरीदने के लिए, ठीक है, वो क्राइम कर रहा है, कि किसी का मर्डर कर रहा है, या फिर और भी चीज़ों में इंडल्ज हो रहा है, और भी दूसरे क्राइम्स में इंडल्ज हो रहा है। तो एक एडिक्शन से दूसरी चीज़ें भी इंडल्ज हैं, ठीक है, जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। तो सेवरल कॉजेज हो सकते हैं सोशल प्रॉब्लम के, इंटरट्वाइंड होते हैं, कि सारे कॉजेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और मल्टीफोल्ड इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं। जब कॉजेज बहुत सारे हैं तो उसके सोल्यूशंस भी बहुत सारे होंगे। हम सिर्फ एक
जो मेन कोज है सिर्फ उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो मल्टीपल कोज है, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर कोज है, सभी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सोल्यूशन उसका ढूंढेंगे वेरियस लेवल्स पर। अब इसमें क्या बताया गया है कि यूटिलिटी वैल्यू, अगर मैंने किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं करा कि भाई ड्रग जो है, ड्रग्स या फिर अल्कोहल या फिर डाउरी सिस्टम, ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं, हमने इसे एज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं करा, तो वो कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएंगी। तो अब इसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंटरट्वाइंड है। अब अगर मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही ना करूँ, ठीक है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझूँ ही ना, तो उसका कभी सोल्यूशन नहीं मिल सकता। अगर डाउरी सिस्टम, ठीक है, सती प्रथा और मर्डर या फिर रेप या फिर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों को एज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं करा जाता, जो कि पहले आइडेंटिफाई नहीं करा था, इसको बहुत नॉर्मल समझा जाता था, अच्छा समझा जाता था। जब हमने इसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा है, उसके बाद सोल्यूशंस निकल करके आए हैं। तो इसमें यही है कि जब हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम्स टुडे कैन लीड टू बेटर सोल्यूशंस टुमारो, कि आज की जो प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में जा करके एक नया सोल्यूशन, बेटर सोल्यूशंस हमें कल को दे सकती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं सोशल प्रॉब्लम्स के। अब कुछ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स सोशल प्रॉब्लम को समझने के। अब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं सोशल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए? हम 3 पर्सपेक्टिव्स इसमें पढ़ेंगे, वैसे ही अप्रोचेस जो हैं बाद में भी लिखी हुई हैं। हम 3 पर्सपेक्टिव से सोशल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल प्रॉब्लम क्या होती है। फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अब फंक्शनलिज्म जो पर्सपेक्टिव है, ये सोशल प्रॉब्लम को कैसे देखता है कि भाई सोशल प्रॉब्लम स्टेबिलिटी को तो रिड्यूस करती है ना, कि इक्वालिटी नहीं है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है सोशल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन ये भी एक फंक्शन, एक रोल प्ले करती है। कैसे? कि जैसे हम पे एग्जांपल दिया है कि पॉवर्टी क्रिएट्स जॉब, या फिर हम कह सकते हैं कि लोग जो एडिक्शन करते हैं, ड्रग्स का एडिक्शन या फिर अल्कोहल का एडिक्शन, इसकी वजह से होता क्या है कि ड्रग एडिक्शन की वजह से बहुत सारे क्या डी एडिक्शन सेंटर्स भी बने हैं, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, लोगों को जॉब मिली है, लोगों को कुछ काम मिला जिससे वो अर्न कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है, फंक्शनलिज्म कैसे देखता है सोशल प्रॉब्लम्स को, कि ये भी हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है और ये भी एक फंक्शन, एक रोल प्ले करता है, जैसे दूसरी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज वगैरह अपना रोल प्ले करती हैं, वैसे ही ये जो प्रॉब्लम्स है सोशल प्रॉब्लम, ये भी स्टेबिलिटी को तो रिड्यूस करते हैं, लेकिन उस स्टेबिलिटी को रिड्यूस करने की वजह से बहुत सारे दूसरे जो चीज़ें हैं वो भी बाहर आती हैं। ये भी एक फंक्शन की तरह रोल प्ले करता है, ये भी फंक्शन करता है हमारी सोसाइटी में, कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे? कि नई नई जॉब्स भी इसकी वजह से क्रिएट हो रही है। यह है फंक्शनलिज्म का पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिज्म के नज़रिए से हम कैसे सोशल प्रॉब्लम को देख सकते हैं। सेकंड है इसमें कन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या, कैसे व्यू करती है, क्या इसका पर्सपेक्टिव है सोशल प्रॉब्लम को? ये ऐसे देखते हैं कि भाई सोशल प्रॉब्लम अराइज होती हैं सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटीज़ की वजह से, सोसाइटल इनइक्वालिटीज़ की वजह से। एडवोकेट्स फॉर सोशल चेंज, कन्फ्लिक्ट थ्योरी के नज़रिए से कोई भी सोशल प्रॉब्लम के अराइज होने के पीछे कारण होता है इनइक्वालिटी। कास्ट के बीच में कि हमारी कास्ट ज़्यादा ऊपर है, दूसरी कास्ट नीचे होती है, ये जेंडर के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इनइक्वालिटीज़ है कि अच्छा ये पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग हैं ये काम नहीं कर सकते, या फिर इनको यहाँ पे ये खाना खाने का या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, सोसाइटल इनइक्वालिटीज़, इसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। थर्ड है इसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के पर्सपेक्टिव से सोशल प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? क्योंकि इंडिविजुअल इंटरेक्शन गलत है, ठीक है, हमने गलत तरीके का बिहेवियर लर्न करा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं, वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, पढ़ाई लिखाई से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें काम करने से, मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है। अपने घर में वो अपने पेरेंट्स को ऐसा देख रहे हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं, अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं कि वो हमेशा अपने घर में जितनी भी लेडीज़ है सबको मारते पीटते रहते हैं, तो इसकी वजह से वो भी क्या करेंगे, इस चीज़ को लर्न करेंगे, है ना। क्यों? तो सोशल इंटरेक्शनिज्म क्या कह रहा है कि भाई हमने जो इंटरेक्शन था, जो बिहेवियर था, उसको गलत लोगों से, गलत इंटरेक्शन की वजह से हमने उसे लर्न करा, इसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो ये 3 पर्सपेक्टिव्स हमने पढ़े कि इन तीनों पर्सपेक्टिव से हमने सोशल प्रॉब्लम को देखा कि एक तो बोल रही है, फंक्शनलिज्म बोल रहा है कि यार सोशल प्रॉब्लम्स भी एक तरीके से फंक्शन तो कुछ करती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उनका भी रोल है हमारी सोसाइटी में, इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से नई नई चीज़ें, नई नई जॉब्स निकल करके आई हैं। तो इस तरीके से उन्होंने फंक्शनलिज्म ने देखा सोशल प्रॉब्लम को। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोल रही है यार इनइक्वालिटी की वजह से सोशल प्रॉब्लम अराइज होती है, तो अगर सोशल प्रॉब्लम को खत्म करना है, इनइक्वालिटी खत्म कर दो। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बोल रही है गलत लोगों से इंटरेक्ट करने की वजह से, गलत बिहेवियर को समझने की वजह से, लर्न करने की वजह से सोशल प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये 3 पर्सपेक्टिव हमने पढ़े। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फंक्शनलिज्म कह रही है कि जैसे डी एडिक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, तो वो भी सोशल प्रॉब्लम पहले आई, उसके बाद इस तरीके से सोशल प्रॉब्लम ने अपना फंक्शन, अपना रोल प्ले करा। कन्फ्लिक्ट थ्योरी लिंक टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि गरीबी है, यानी कि लोग कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो इसकी वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटी इतनी होती, इतना काम नहीं होता, या फिर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा कि लड़कियों के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता, या फिर उनको काम नहीं करने दिया जाता, इस वजह से इनइक्वालिटी बनी हुई है और सोशल प्रॉब्लम बनती जा रही है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वही कि हमने गलत लोगों से इंटरेक्शन करा, जो लोग एडिक्टेड हैं, ड्रग एडिक्टेड हैं, और फिर हमने भी वो चीज़ सीख ली, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है।
ये एग्जाम्पल्स आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें लास्ट एक और अप्रोच इसमें बताइए, पर्सन ब्लेम अप्रोच। अब पर्सन ब्लेम अप्रोच क्या है? ब्लेम्स इंडिविजुअल्स फॉर डेविएटिंग फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, सोसाइटियल नॉर्म्स। कि पर्सन ब्लेम अप्रोच क्या कह रही है कि भाई जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने कोई मर्डर करा है, फिर कुछ और किसी ने कुछ भी गलत करा है, तो वो उसकी गलती है, ठीक है, वो उस इंडिविजुअल की गलती है कि वो उस सोसाइटियल नॉर्म्स से, जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे हैं कि किसी को मारना नहीं है, फिर ड्रग्स लेना गलत बात होती है, फिर ये जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं इससे वो डेविएट हुआ, यानी कि इससे वो हटा, तो ये उस इंसान की गलती है। डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम सिस्टमिक इशूज एंड हिंडर्स सिस्टमिक चेंज। अलाउ पावरफुल एंटिटीज टू कंट्रोल एंड जज इंडिविजुअल्स अनफेयरली। अभी पर्सन ब्लेम अप्रोच क्या कह रही है कि कोई भी पर्सन जो कुछ गलत कर रहा है, तो इसमें उस इंसान की गलती कि उसने ऐसा कुछ गलत करा है, कि कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई है, वो ये नहीं देखते यार कितनी तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, लोग इतनी जो इनइक्वालिटी दे रहे हैं, इस वजह से कुछ क्राइम हुआ है, फिर कुछ भी गलत किसी पर्सन ने करा है, कि किसी ने चोरी करी है, कि अब उसने चोरी क्यों करी है वो उसके पीछे नहीं जाएंगे, कि उसने सिर्फ ये देखेंगे पर्सन ब्लेम अप्रोच में कि चोरी करना गलत होता है, सोसाइटल नॉर्म है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, और इसने वो रूल तोड़ दिया, तो गलती इसी इंसान की है। अब वो ये नहीं देखेंगे कि यार उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास जो है उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसको काम से निकाल दिया गया किसी भी रीज़न की वजह से, उसकी जॉब छुटवा दी, तो ये सारे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन वो सब रीज़न पे नहीं जाएंगे, सिचुएशन पे फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस इंडिविजुअल के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, इसे पर्सन ब्लेम अप्रोच कहा जाता है। अब इसमें हम सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रोचेस टू सोशल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी अप्रोचेस हैं जो हमने पहले पढ़ी, वही कुछ अप्रोचेस है जो दोबारा से इसमें आई हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें अप्रोच है, टोटल 4 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इसमें अप्रोच है कंसेंसस एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। कंसेंसस एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ऐसे नाम से समझ में आ रहा है। तो ये इस अप्रोच में क्या है कि हम लोग सोसाइटी को, जो हमारी पूरी सोसाइटी है, इसे हम एक स्ट्रक्चर समझते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हर इंडिविजुअल की नीड को फुलफिल करता है। जो ये गवर्नमेंट्स बनी हैं, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारी पूरी सोसाइटी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ताकि वो बैलेंस बना रहे, हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकें, एक दूसरे के साथ सही से काम कर सकें। किसी का एक्सपेंडिचर, ठीक है, हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और के लिए इनकम है, तो ये सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कोई खर्चा ही नहीं करेगा तो किसी की इनकम भी नहीं होगी, और इनकम अगर चाहिए तो उसके लिए आपको भी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें क्या है, पूरी सोसाइटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब क्या रोल प्ले करते हैं कि इंडिविजुअल की नीड्स को, जो लोगों की नीड है, अब कौन लोग, हर इंसान की हर नीड तो पूरी नहीं होती है ना, जब तो पॉवर्टी है, क्योंकि नीड्स पूरी नहीं हो पाती। तो ये जो सोसाइटी है, इसका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है? सोसाइटी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन होता है कंसेंसस, यानी कि मेजॉरिटी जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करना। तो ये अप्रोच क्या कह रही है कि यार सोसाइटी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन क्या है, लोगों की नीड्स को फुलफिल करना, यानी मेजॉरिटी को फुलफिल करना, नीड्स को फुलफिल करना। और प्रॉब्लम अराइज कब होती है? जब ये नीड फुलफिल नहीं होती, जब ये नीड्स फुलफिल नहीं होती, उस टाइम पर प्रॉब्लम अराइज होती है। तो अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से, जो कि सही से फंक्शन नहीं कर रहा, और इस वजह से लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रीसोशलाइजेशन, यानी कि दोबारा से सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज करना पड़ेगा, दोबारा से रीसोशलाइज करना पड़ेगा। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा और उसके फंक्शंस भी चेंज होंगे, तब जाकर के जो सोसाइटी की नीड्स है वो फुलफिल हो पाएगी, जो लोगों की नीड है, मेजॉरिटी की नीड है, वो फुलफिल हो पाएगी। तो अगर मेजॉरिटी की नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो इसमें जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है या उसका फंक्शन है, इसकी गलती है। तो इसे अगर हम चेंज करेंगे तब जाकर के ग्रेजुअल चेंज आएगा, क्योंकि एकदम से पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर या फिर इसके फंक्शन तो चेंज नहीं हो पाएंगे, काफ़ी बहुत धीरे धीरे चेंज आएगा। तो ये है कंसेंसस एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सोशल प्रॉब्लम को लेकर के। सेकंड है इसमें कन्फ्लिक्ट या फिर एलिनेशन अप्रोच इसे बोलते हैं, जो हमने पहले पढ़ी वही सेम अप्रोच है। कन्फ्लिक्ट और एलिनेशन अप्रोच में जो कीवर्ड है वो है हमारा इनइक्वालिटी। कन्फ्लिक्ट अप्रोच का सिंपल बात यह है इसमें कि भाई हमने इतनी इनइक्वालिटी बढ़ा रखी है कि जो जेंडर को लेकर के इनइक्वालिटी है, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, नेशन को लेकर के, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में हम लोग रह रहे हैं, लैंग्वेज को लेकर के इनइक्वालिटी है, सब चीज़ों को लेकर के इतनी इनइक्वालिटी है, इसकी वजह से ही सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी ये बोल रही है कि टेंशन क्रिएट होती है क्योंकि इनइक्वालिटी है। अगर मुझे सोशल प्रॉब्लम्स को सही करना है तो इन इनइक्वालिटीज़ को कम करना पड़ेगा। जब इनइक्वालिटीज़ खत्म हो जाएंगी, रिड्यूस होगी, तब जा करके जो प्रॉब्लम्स है सोशल प्रॉब्लम वो सोल्व हो सकती है। तो ये है कन्फ्लिक्ट अप्रोच। थर्ड है इसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जो हमने पहले पढ़ा वही सेम चीज़ है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में क्या कह रहे हैं कि हमने कोई भी सोशल प्रॉब्लम अराइज कैसे होती है, क्योंकि लोगों ने लर्न करा है इन सोशल प्रॉब्लम्स को अपने आसपास, अपने पेरेंट्स को देख करके, आप टीचर्स को या फिर अपने सीनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को देख करके कि हमें ये गलत काम करना चाहिए, हमें अल्कोहल करना चाहिए, अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए, या फिर ड्रग्स या फिर मार पिटाई करना, ये सब चीज़ें हमने लर्न करी है। तो ये इंटरेक्शन की वजह से, कि हमने गलत संगत की वजह से, गलत इंटरेक्शन की वजह से सोशल प्रॉब्लम बाहर आती हैं। अब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है कि कभी भी आप किसी गलत चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करोगे, बट जो कम्युनिकेशन में इश्यूज आते हैं, सोशल नॉर्म्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट।
इश्यूज़ इन कम्युनिकेशन एंड सोशल नॉर्म्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आपके पास। आप खुद को बदल सकते हो, सामने वाले को नहीं बदल सकते। अगर आपके सामने कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है या फिर कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको समझा सकते हो, लेकिन उसको बिल्कुल चेंज कर देना आपके हाथ में नहीं है, वो उस इंसान को खुद से करना पड़ेगा। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इसमें नहीं बताया है। और लास्ट इसमें जो अप्रोच है वो है नियो कंजर्वेटिव अप्रोच। नियो कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलती है कि जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं वो क्यों होती है प्रॉब्लम्स कुछ अराइज, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, पानी की कमी है, फर्टाइल लैंड की कमी है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, ठीक है, उसकी कमी है, कि जो सीट्स हैं वही बहुत कम है। तो जो लोग ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं उनको तो मिल जाती है चीज़ें, ठीक है, उनको तो रिसोर्सेज मिल जाते हैं। जो लेस फॉर्चुनेट होते हैं उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, ठीक है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी लैंड है जो कि बहुत फर्टाइल है, जहाँ पर कुछ भी आप चीज़ें उगाओगे वो बहुत बड़ी जल्दी उग जाएगी। तो आप फॉर्चुनेट हो कि आपके पास ऐसी लैंड है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन उस ज़मीन पे वो कुछ भी नहीं उगा पाते, अब उनके पास ज़मीन तो है लेकिन वो उगा ही नहीं पा रहे हैं, या फिर हर बार जो उनकी उस फसल में कीड़े लग जाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो क्या हो गए, लेस फॉर्चुनेट। अब रिसोर्सेज की कमी है, हवा पानी, मतलब पानी और जगह, ठीक है, लैंड और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब इन रिसोर्सेज की कमी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किसी के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और किसी के पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं रिसोर्सेज में, इसकी वजह से, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। अब क्या होता है कि सोशल प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड। अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द एलाइट एंड द लेस फॉर्चुनेट। अब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बना रहता है जो फॉर्चुनेट लोग होते हैं और जो लेस फॉर्चुनेट लोग होते हैं उनके बीच में, कि भाई अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मैं अपना रिसोर्स किसी ऐसे इंसान को भी दूँ थोड़ा बहुत जितना मैं दे सकती हूँ, ताकि उनको भी कुछ मिले, ठीक है, जो लेस फॉर्चुनेट है उनको भी मिले। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो जाता है कि भाई नहीं मैं तो दूंगी ही नहीं किसी को कुछ, अगर हमारा एक गाँव है जिस गाँव में सिर्फ एक कुआं है जिससे पानी ले सकते हैं, ठीक है, अब वो कुआं हमने बनवाया है, ठीक है, मैंने बनवाया लेट सपोज, तो अब मैं बोलूँ कि जो दूसरे लोग हैं वो उसमें से पानी नहीं ले सकते। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि कुछ पैसों में या फिर फ्री में दूसरे लोग भी उस कुएं से पानी ले सकते हैं जो गाँव के दूसरे लोग हैं, लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ कि नहीं, कोई भी इस कुएं से पानी नहीं लेगा, सिर्फ मेरे घर के लोग या फिर जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं अलाउ करूँगी, सिर्फ वही लोग यहाँ से पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ख़राब हो जाएगा। अब मैं फॉर्चुनेट हूँ और कुछ लोग लेस फॉर्चुनेट हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था कि हम सब लोग इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। तो इस वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। तो अगर हमें एक सोशल चेंज लेकर के आना है, अगर मैं चाहती हूँ कि भाई सब रिसोर्सेज सबको मिल सके, तो वहाँ पे हमें क्या है, कुछ सोशल चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। तो ये कुछ अप्रोचेस हमने पढ़ी सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के कि हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को, इन पर्टिकुलर 4 अप्रोचेस को यूज़ करके। फर्स्ट थी कंसेंसस स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सेकंड थी कन्फ्लिक्ट अप्रोच, थर्ड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, और लास्ट थी नियो कंजर्वेटिव अप्रोच कि रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से सोशल प्रॉब्लम अराइज होती है। अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है सोशल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, और ये लास्ट टॉपिक है। बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ होते हैं जो भी आपको याद आती हैं वो सब आप लिख सकते हैं, और उसमें कुछ भी पॉइंट्स आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट आपको यही लिखना है। जैसे फर्स्ट इसमें जो सोशल इशू है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, जब जेंडर्स के बीच में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल नॉर्म्स की वजह से जो डिफरेंस या फिर इनइक्वालिटी आती है उसे हम जेंडर डिफरेंस कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। कि पैदा होते से ही जो लड़कियां हैं पहले के टाइम पे उन्हें बहुत समझा जाता था, ठीक है, अब उन्होंने कुछ गलती नहीं करी जिसकी वजह से उन्हें बहुत समझा जाता है, सिर्फ उनका जेंडर कि वो इस जेंडर से बिलोंग करती है, इस वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा उन्हें फेस करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की हैं या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करती हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे इसके आउटकम्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है, ठीक है, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है। पैट्रियार्किकल सोसाइटी जो है हमारी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, इसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि जो भी उनकी खुद की लाइफ के भी जो डिसीजंस हैं वो भी वो खुद से नहीं ले सकती, हमेशा उन्हें किसी दूसरे से ही पूछना पड़ेगा। तो ये इसके रीजंस भी हैं और ये इसके क्या है, बहुत सारे रिजल्ट्स भी हैं इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है इसमें डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर स्पेशली बाय यंग पीपल लीडिंग टू लो वायलेशन, जैसे चोरी करना या फिर किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना। ये छोटे छोटे जो क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर होते हैं, जो मेजरली किसी माइनर के द्वारा करे गए होते हैं। माइनर कौन, जिनकी एज 18 साल से कम है, उन्हें उस बिहेवियर को डेलिक्वेंसी कहा जाता है। और जो लोग माइनर होते हैं, 18 साल से कम एज के होते हैं, फिर कोई क्राइम करते हैं, उन्हें जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग वाई माइनर्स कमिट क्राइम्स इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंशन। अगर हम इन कॉजेज़ को समझें कि भाई क्यों जो छोटे बच्चे हैं या फिर 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, वो कोई क्राइम क्यों करते हैं,
तो हम इस चीज़ को अगर समझ जाएँ तो शायद उसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब कौन कौन से डेलिक्वेंट बिहेवियर होते हैं? घर से या स्कूल से भाग जाना, ठीक है, ड्रग अब्यूज़ करना, पढ़ाई बिल्कुल भी ना करना, एकेडमिक परफॉर्मेंस का कम होना, वल्गर और फाउल लैंग्वेज का यूज़ करना, किसी को मारना पीटना, फिजिकली हार्म पहुंचाना, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, अथॉरिटी को डिफाई करना, गैम्बलिंग, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, सेक्सुअल बिहेवियर में इंगेजिंग, ये सारे कुछ डेलिक्वेंट बिहेवियर्स हैं। अब ये जो बिहेवियर्स हैं ये सुनने में बड़े छोटे लगते होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही आगे फ्यूचर में जाकर के क्या बड़े क्राइम का रोल ले लेती हैं, ठीक है, एक रूप ले लेती हैं बड़े क्राइम को कमिट करने का। क्योंकि अगर कोई बच्चा पहले से ही गैम्बलिंग इन सब में इंडल्ज हो गया है, वैसे उस टाइम पे उसको बहुत छोटा लगता हुआ ये चीज़, ड्रग्स में इंडल्ज हो जाना, लेकिन बाद में क्या होगा, जब उसके पास इस चीज़ के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो चोरी चकारी करना स्टार्ट कर देगा या फिर और भी बड़े बड़े क्राइम्स करना स्टार्ट कर सकता है। तो अगर हम इसे इनिशियल स्टेज पर ही रोक दें कि जब उसने स्कूल में कोई छोटी सी चोरी करी, किसी बच्चे का पेंसिल इरेजर वगैरह चुरा लिया, फिर टीचर्स के पर्स में से कुछ चुरा लिया, पेरेंट्स के पर्स में से कुछ चुरा लिया, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ही अगर हम समझ करके इसे उधर ही रोक दें, इसके लिए कुछ प्रिवेंशंस लें, ठीक है, इंटरवेंशंस का यूज़ करें, तो शायद एक बहुत बड़ा क्राइम होने से बच जाएगा। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं डेलिक्वेंसी के इन इंडिया, क्या कॉजेज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। पर्सनल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि लो इंटेलिजेंस है, कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा करना कुछ गलत है, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन का ना होना, या फिर किसी का अग्रेशन बहुत ज़्यादा होना पहले से, काफ़ी इम्पल्सिव और थ्रिल सीकिंग, कि हम तो शायद बहुत बड़े डॉन बन जाएंगे। ये सारी जो चीज़ें होती है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी डेलिक्वेंसी होती है। फैमिली इन्फ्लुएंसेस, कि हम जो पेरेंट्स हैं वो खुद यही सब काम कर रहे हैं, ठीक है, खुद जो हैं ड्रग्स वगैरह में इंडल्ज हैं, अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं, फिर बच्चे के साथ कुछ भी अब्यूज़ करते हैं, उसको नेगलेक्ट करते हैं, या फिर पेरेंट्स के बीच का या फिर फैमिली के बीच का जो रिलेशनशिप है वही अच्छा नहीं है, उधर हर टाइम लड़ाई होती रहती है, तो वही चीज़ बच्चे भी लर्न करते हैं, वो बाहर जाकर के भी सेम काम करते हैं। पेरेंट्स डिसरिगार्ड्स रूल्स एंड नॉर्म्स, कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं कि वो उनके दादा दादी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करे, तो वो चीज़ वो भी लर्न करेंगे और आगे चल के वो भी वही सेम काम करेंगे। सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से भी जो है ये भी एक कोज है डेलिक्वेंसी का। में है पीयर प्रेशर की वजह से भी लोग जो है डेलिक्वेंसी में आ जाते हैं कि अच्छा मेरा फ्रेंड है जो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, या फिर टीचर के साथ फाउल लैंग्वेज में बात कर रहा है, फिर अब क्लास के जो दूसरे बच्चे उन्हें दुखी कर रहा है, फिर बुली कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें की वजह से वो बच्चा भी क्या सोचता है मुझे भी इसी ग्रुप में ज्वाइन होना है ताकि मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो, और मुझे भी एक चाहिए कि एक ग्रुप में शामिल होना है, ठीक है, सोशल डिज़ायरेबल बनना है। तो उसकी वजह से पीयर प्रेशर की वजह से भी डेलिक्वेंसी होती है, ये भी इसका एक कॉज है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि अगर आसपास में आपके लोगों को आप देख रहे हो जो कि सेम काम करते जा रहे हैं, गलत जो है चीज़ों में बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हैं, सोशल इंटरेक्शनिज्म अप्रोच जो हमने पढ़ी थी, वही चीज़ है कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं डेलिक्वेंसी में। अब इसको रोक कैसे सकते हैं, क्या इसकी प्रिवेंशन हो सकती है कि पेरेंट्स और टीचर्स को गाइडेंस देना, ठीक है, इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में उन्हें बताना, काउंसलिंग, गाइडेंस, सपोर्ट्स टू जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स की जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई क्राइम ऑलरेडी कर दिया है, उनकी भी काउंसलिंग करना, उन्हें गाइड करना, ताकि वो फ्यूचर में सही चॉइसेस बना सकें। ये कुछ ही प्रिवेंशन हो सकती हैं डेलिक्वेंसी की। नेक्स्ट है इसमें पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होता है कि जब आपकी जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, जब वो फुलफिल ना हो, उसे उस सिचुएशन को हम लोग पॉवर्टी कहते हैं। अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 93 मिलियंस ऑफ पीपल लिव इन स्लम्स फेसिंग रिस्क फ्रॉम रैपिड अर्बनाइजेशंस, ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है, ये आपको इतना याद नहीं रहता तो छोड़ देना इसे। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है पॉवर्टी और इसके कॉजेज़ क्या है। कुछ इंडिविजुअल कॉजेज़ है कि खुद की लेजीनेस की वजह से, खुद से कुछ काम नहीं करना, खुद से कुछ एफिशिएंसी नहीं लगानी है, इसकी वजह से भी पॉवर्टी होती है। कल्चरल पॉवर्टी होती है कि जनरेशन टू जनरेशन पॉवर्टी जो है पास डाउन होती जा रही है, सेम बिहेवियर सेम नॉर्म्स जो है बने रह रहे हैं, इसकी वजह से भी पॉवर्टी होती है। सोशल स्ट्रक्चर, कि जो लोग गरीब हैं या फिर पढ़ाई इतनी महंगी है, एजुकेशन इतनी महंगी है, फिर कहीं आपको जॉब भी चाहिए, कोई बिजनेस भी खड़ा करना है, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ इनकम चाहिए और वही आपके पास नहीं है। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, लैक ऑफ एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सब रीजंस हैं किसके, पॉवर्टी के, कि आपके पास इतनी इनकम ही नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप स्कूल में फ़ीस अपनी भर सको, या फिर आप कुछ खरीद सको, या फिर आप अपनी ड्रेस खरीद सको, या फिर बुक्स खरीद सको, इतना भी पैसा आपके पास नहीं है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि सोसाइटल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं वो लोग बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे कि वो भी पॉवर्टी से ऊपर जा सके। तो ये भी एक रीज़न है, कॉज है पॉवर्टी का। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई इनइक्वालिटी, इम्पैक्ट क्या होता है पॉवर्टी का, इनइक्वालिटी इन अर्निंग्स, वाइडेंस से सोशल गैप। अब जो लोग गरीब हैं वो शायद पूरे महीने का ही 300 से 400 रुपये कमाते होंगे, अब जो लोग अमीर हैं वो शायद बहुत ज़्यादा इससे कमाते हैं, ठीक है, कितना भी ज़्यादा उनकी इनकम हो सकती है। तो इसकी वजह से सोशल गैप और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जितने की अर्निंग्स में इनइक्वालिटी है। पॉवर्टी की वजह से जितनी ज़्यादा पॉवर्टी होती जाती है, उसकी वजह से क्राइम रेट्स भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है, ड्रग्स और अल्कोहल का कंजप्शन भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है, क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग सेलिंग एंड कम्युनल वायलेंस, ये सारे भी कुछ इम्पैक्ट होते हैं पॉवर्टी के। अब इसमें डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी बताइए। क्या डायमेंशंस है पॉवर्टी के?
लैक ऑफ वेज टू मेंटेन लिवलीहुड। डायमेंशंस क्या है पॉवर्टी के, कि आपके पास सही तरीके नहीं हो पाते, ठीक है, आपके पास इतने तरीके नहीं हो पाते कि आप अपनी लाइफस्टाइल को सही से मेंटेन करके रख सको, ठीक है, रोटी कपड़ा और बेसिक जो आपकी नीड्स है, शेल्टर, ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं हो पाती है। इनएक्सेसिबिलिटी टू फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, ये भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपने लिए कोई दूसरे रिसोर्सेज जिससे कि आप अर्निंग कर सको, वो भी आपके पास नहीं होता है। आपके पास हमेशा एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन रहती है कि हम एक तो हम गरीब हैं और दूसरा लोग हमें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सोशल रिलेशनशिप्स भी हमारे नहीं बन पाते। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं पॉवर्टी के। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है, लोगों को और ज़्यादा इसके बारे में जागरूक करा जाए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए बढ़ाई जाए। सोशल एंड वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाए, ताकि जो लोग गरीब हैं उनकी वो भी पढ़ाई कर सकें, वो भी अपनी जो बेसिक नीड्स है उसे फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट इसमें जो इशू है सोशल प्रॉब्लम, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई इंसान है, कोई लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू वर्क टू है, बट स्टिल वो अपने हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट या फिर सैलरी उन्हें नहीं मिल पाती है। इट अफेक्ट्स पीपल इकोनॉमिकली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली, तीनों तरीके से ये अफेक्ट करती है किसी ह्यूमन को, ठीक है, लोगों के लाइफस्टाइल को। इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि एक सीज़न में, कि गर्मियों में तो काम है लेकिन सर्दियों में कोई काम नहीं है, ठीक है, उसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में आप काम कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बर्फ़ पड़ती है, स्टोइंग वाला टाइम आता है, उस टाइम पर आप जॉब नहीं कर पा रहे अपनी, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। दूसरी है एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी सीजनल जैसी ही होती है, लेकिन आप एक टाइम पर तो अपनी फसल उगा पाते हैं, लेकिन दूसरे टाइम पर वो फसल नहीं उग पाती, उसे एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है कि बिजनेस में कभी कभी बहुत ज़्यादा मुनाफा हो गया, या फिर कभी कभी नहीं हुआ, या फिर कोई कंपनी बंद हो गई, इस वजह से भी आपकी फ्लक्चुएशंस, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बनी रहती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बनी रहती है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की मशीन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करा जा रहा है, ठीक है, अब जो काम एक मशीन कर रही है, एक मशीन 100 लोगों का काम कर दे रही है, तो जो 100 लोग हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की वजह से, कि जितनी ज़्यादा अपग्रेड होती जा रही है टेक्नोलॉजी, एआई आ रही है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों का काम एआई कर दे रही है, तो लोगों के पास उनकी इनकम या तो कम होती जा रही है या फिर उनको काम से निकाल दिया जा रहा है। फिर है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो जॉब है और जो आपके पास एजुकेशन है वो मैच नहीं करती, ठीक है, आपको और ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है उसके लिए, आपने जो एजुकेशन करी है और जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो मिसमैच है, तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बनी रहती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। इसके पीछे बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास काम तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबको अपने स्टेटस के हिसाब से काम चाहिए, कि भाई मैं तो मैंने पढ़ाई करी है तो मैं चाय थोड़ी ना बेचूंगा, अगर मैंने इतनी पढ़ाई करी है तो मैं कोई रेस्टोरेंट में वेटर का या वेट्रेस का काम तो मैं करूँगी नहीं। तो ये कुछ स्टेटस की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बनी रहती है, कि कोई जॉब आपको अपने स्टेटस से कम लगती है, इस वजह से भी आप उसे नहीं करना चाहते, कि या तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर जॉब करेंगे तो अपने स्टेटस के हिसाब से करेंगे। तो ये भी रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। माइग्रेशन की वजह से भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बनी रहती है। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इसकी वजह से एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं वो बने रहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से पॉवर्टी बनी रहती है, और ओवरऑल जो सोसाइटल डेवलपमेंट है वो भी रुक जाती है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे बढ़ाया जाए, ठीक है, जो एक गैप है एजुकेशन का और जॉब रिक्वायरमेंट का उसे फुलफिल करा जाए, और जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नई नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाए। नेक्स्ट जो इशू है वायलेंस एंड क्रिमिनल बिहेवियर। अब वायलेंस एंड क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, इसकी डेफिनेशन WHO ने दी है कि वायलेंस क्या होता है, कोई भी फिजिकल फोर्स, इंटेंशनल फिजिकल या फिर फिजिकल फोर्स का यूज़ करना, पावर का यूज़ करना, किसी को धमकाना या फिर सच में उसके साथ कुछ गलत करना, अपने खुद के साथ या फिर किसी और के साथ, या फिर किसी पूरे ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से उसे कोई इंजरी हुई या फिर किसी की डेथ हुई या फिर किसी को कोई साइकोलॉजिकल हार्म हुआ, ठीक है, या फिर माइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे क्या हैं, इसे हम कहते हैं वायलेंस या फिर क्रिमिनल बिहेवियर। अब जो वायलेंस की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, अब जो वायलेंस है उसकी 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। सबसे पहला वायलेंस होता है सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, यानी जो खुद के ऊपर करा जाए, जहाँ पर विक्टिम और प्रेडिकेटर सेम है, ठीक है, परपेट्रेटर सेम है, सेल्फ अब्यूज़ या फिर सुसाइड, इसे सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस कहा जाता है। सेकंड है इसमें इंटरपर्सनल, यानी दूसरे इंसान जिसमें इंक्लूड हो, जहाँ पे विक्टिम अलग है और जो क्राइम कर रहा है वो इंसान अलग है। वायलेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, उसे इंटरपर्सनल वायलेंस कहा जाता है। फैमिली और इंटीमेट पार्टनर के बीच में वायलेंस हो सकता है, कम्युनिटी के बीच में इसमें वायलेंस होता है। थर्ड है इसमें कलेक्टिव वायलेंस, कि एक लार्ज ग्रुप के द्वारा वायलेंस करा जाना, इसमें सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक वायलेंस, सब तरीके का वायलेंस इसके अंदर आता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि सोसाइटी पर, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल पर, सबके वेलबींग को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है।
वो भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। और ज़्यादातर कौन अफेक्ट होते हैं? सबसे जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, जो खुद को बचा नहीं सकते, ठीक है, जो रिटेलिएट नहीं कर पाते हैं, उनके साथ ज़्यादा वायलेंस होता है। इसे हम वायलेंस कहते हैं। अब है क्रिमिनल बिहेवियर। क्या होता है? क्रिमिनल बिहेवियर है कि चोरी करना, है ना, या फिर किसी का सामान बिना पूछे छीन लेना, किडनैपिंग करना, या फिर किसी के साथ धोखाधड़ी करना, ड्रग्स के एडिक्शन की वजह से किसी के साथ क्राइम करना, या फिर कहीं से चोरी करना। ये सारी चीज़ें जो है क्रिमिनल बिहेवियर में आती है। अब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि नेगेटिव ट्रीटमेंट बाय सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड फेलियर टू अचीव लाइफ गोल्स कैन लीड टू क्राइम। अब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि यार ये जो वायलेंस है या फिर क्रिमिनल बिहेवियर है क्यों होता है? कि जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब नेगेटिवली या फिर गलत तरीके से ट्रीट करते हैं ह्यूमंस को, कुछ लोगों को, उन लोगों को जो भी कुछ क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी का कोई लाइफ का गोल है, किसी के लाइफ का कोई गोल है जो कि अचीव नहीं हो पाया है, इस वजह से उसने कोई क्राइम करा है। तो ये इन्होंने एक पर्सपेक्टिव अपना बताया कि इस तरीके से उन्होंने क्राइम को या फिर वायलेंस को देखा है। अनएम्प्लॉयमेंट जितनी ज़्यादा होती है उसकी वजह से भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई आपको स्कूल या फिर कम्युनिटी लेवल पर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स डेवलप करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आपको बना के रखने पड़ेंगे ताकि लोग ऐसा क्राइम ना करें। प्रिवेंशंस आपको बतानी पड़ेंगी, जो लोग विक्टिम्स बन सकते हैं, ठीक है, जो लोग वल्नरेबल कम्युनिटी जो भी है लोग हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं सब क्राइम होने से। तो ये थी क्रिमिनल बिहेवियर एंड वायलेंस। अब है इसमें नेक्स्ट चाइल्ड एंड एल्डर अब्यूज़, ठीक है, अब्यूज़ किसी के ऊपर भी हो, ठीक है, अब्यूज़ एट होम अफेक्ट्स डिपेंडेंट्स लाइक चिल्ड्रन एंड एल्डर्स हु कांट फाइट बैक, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, फिर जो एल्डर लोग होते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी एज के जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके साथ जब क्राइम होता है तो वो ज़्यादातर उनके साथ क्यों होता है? क्योंकि वो लोग रिटेलिएट नहीं कर सकते, ठीक है, वो लोग दोबारा से अपने लिए लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उनको इतना समझ में नहीं आ पाते कि उनके साथ गलत क्या हो रहा है। उसे हम अब्यूज़ कह रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ मैल ट्रीटमेंट, किसी भी तरह का मैल बिहेवियर, मैल ट्रीटमेंट जो अडल्ट लोग करते हैं छोटे बच्चों के साथ, उसे चाइल्ड अब्यूज़ कहा जाता है। चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ हो, ठीक है, चाहे वो इमोशनल अब्यूज़ हो कि उनकी बार बार इंसल्ट करना, उनके साथ हॉस्टाइल बिहेवियर करना, इसे भी इमोशनल अब्यूज़ कहा जाता है। नेगलेक्ट, ठीक है, कि उनका ख्याल अच्छे से ना रखना, ये भी अब्यूज़ में आता है, ये भी चाइल्ड अब्यूज़ में आता है। फिर सेक्शुअली उन्हें मोलेस्ट करना है, सेक्शुअल अब्यूज़ भी चाइल्ड अब्यूज़ में आता है, कंसिडर करा जाता है। इसके पीछे कॉजेज़ क्या होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस, कि होम एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट है जो कि बच्चों को भी एक टारगेट बना रहा है, कि पेरेंट्स के कुछ भी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है वो सारा गुस्सा उतार रहे हैं किस पे? बच्चों के ऊपर, तो वो भी चाइल्ड अब्यूज़ में आता है। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, जब पेरेंट्स खुद से एडिक्टेड होते हैं इन सब में, तो इसका भी इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट किस पे जाता है? बच्चों के ऊपर। पेरेंटल मेंटल डिसऑर्डर्स, की पेरेंट्स को ही कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो जिसकी वजह से वो बच्चों को नेगलेक्ट कर रहे हैं। या फिर पॉवर्टी और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी, कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से भी जो बच्चे हैं उनको उन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, ठीक है, उनको नेगलेक्ट करना पड़ रहा है या फिर सारा गुस्सा उतार रहे हैं उन बच्चों के ऊपर, तो वो भी चाइल्ड अब्यूज़ में आता है। एल्डर अब्यूज़ क्या होता है? इसकी क्या डेफिनेशन है? इंटेंशनल एक्शंस कोजिंग हार्म और रिस्क द बेसिक नीड्स एंड सेफ्टी ऑफ द एल्डरली, उसे एल्डर अब्यूज़ कहा जा रहा है कि आप जानबूझ करके उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनको कोई भी किसी भी तरीके का हार्म पहुंचा रहे हो। अब वो हार्म कैसा हो सकता है? फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, मेंटल अब्यूज़ हो सकता है, फाइनेंशियल अब्यूज़ हो रहा है कि आप उनको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो, या फिर आप उनको कोई भी रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करने दे रहे हो अपने घर में, या फिर उनके सामान को चोरी कर रहे हो। ये सारी चीज़ें किस में आती है? एल्डर अब्यूज़ में। उनको नेगलेक्ट करना, उनको टाइम पे खाना ना देना, ठीक है, उनको घर में ना रखना, उनकी मेडिकल केयर ना करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? एल्डर अब्यूज़ में, या फिर उनके साथ सेक्शुअल अब्यूज़ करना। अब क्या रीजंस होते हैं एल्डर अब्यूज़ के? पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ विक्टिम्स, कि जो एल्डर लोग होते हैं, ठीक है, घर के जो एल्डर लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, अब उनके पास क्या, उनकी हेल्थ ख़राब रहती है, तो उससे डिस्ट्रेस में आकर के, उससे परेशान होकर के भी उनके साथ जो है मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल या फिर फाइनेंशियल उनके साथ अब्यूज़ करा जाता है, फिर फिजिकल अब्यूज़ करा जाता है, उनको बोझ समझा जाता है, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ बाय केयर गिवर्स, की जो लोग केयर गिविंग हैं, ठीक है, जो कोई बूढ़े लोग उनके कोई बूढ़े लोग हो गए और उनके जो बच्चे हो गए, अब जो बच्चे हैं वो जो है ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ या फिर जो भी घर के बड़े बूढ़े लोग हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अब्यूज़ कर रहे हैं, तो सब्सटेंस अब्यूज़ भी एक कॉज है, ठीक है। जेंडर, ज़्यादातर जो विमेंस होती हैं वो डिपेंडेंट होती है सबके ऊपर, ठीक है, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर या फिर बच्चों के ऊपर आगे चल के। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारा खर्चा उनका किसे उठाना पड़ता है? किसी दूसरे पर्सन को, तो वो किसी के ऊपर एक बोझ बन जाती है, इसकी वजह से भी उनके साथ अब्यूज़ होता है। अब जब पेरेंट्स होते हैं या फिर जब वो बहुत एजड हो जाते हैं तो उनके जो मेडिकल का खर्चा, उनकी दवाइयों का खर्चा, उनकी देखभाल का खर्चा, सारा कुछ क्या है? दूसरों को उठाना पड़ता है, क्योंकि वो खुद के लिए उस टाइम पर काम नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ होता है। ये कुछ रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं इसके एल्डर अब्यूज़ के। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट देना, उनकी थेरेपी या काउंसलिंग करना, अवेयरनेस और प्रिवेंशन मेजर्स को डेवलप करना और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज इसके खिलाफ बनाए जाना। ये कुछ प्रिवेंशन, कुछ सोल्यूशंस बताए गए हैं चाइल्ड और एल्डर अब्यूज़ के लिए।
अब कुछ और भी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूड करी गई हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही सब इंक्लूड करने, आप अपनी तरफ से कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इसमें कम्युनलिज्म के बारे में बताएं कि आप अपनी कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उससे आप स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो, और जो दूसरा ग्रुप है, कम्युनिटी है, कास्ट है, रिलीजन है, उसको आप दूसरा समझते हो, यानी कि एक आउट ग्रुप मानते हो। इसकी वजह से जब भी वो कम्युनिटी, कोई दूसरी कम्युनिटी आपके पास आती है तो आप उसको एज अ थ्रेट फील करते हो, कि आपको लगता है कि यार ये हमारा जो हार्मनी है, सोशल हार्मनी, इसे डिस्टर्ब करेंगे, इसे ख़राब करेंगे, तो हम उसे एज अ थ्रेट परसीव करने लग जाते हैं। इसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं, कि हमारी जो कम्युनिटी है, हम ही लोग रहें, दूसरी कम्युनिटी हमारे साथ ना रहे, वो कहीं अलग होकर के रहे, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लोगों की होनी चाहिए, इसे कम्युनलिज्म कहा जाता है। सेकंड है इसमें कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम, पहले बात कम्युनिटी की हो रही थी, अब बात हो रही है कास्ट की, कि जो सोशल हायरार्की, अब आप किस कास्ट में पैदा होंगे ये आपके हाथ में नहीं है, आपको बस वो कास्ट मिल गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें कुछ रैंक असाइन करी जाती है कि अच्छा मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मेरे यही कुछ काम है, या फिर मैं किसी से नीचे हूँ, या फिर मैं किसी से ऊपर हूँ। तो ये भी एक सोशल इशू है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बनी रहती है। थर्ड है इसमें लैंग्वेज इशूज़, लैंग्वेज की वजह से या फिर डायलेक्ट की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि हर दूसरे स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, या फिर एक ही स्टेट में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग डायलेक्ट्स में लैंग्वेज बोली जाती है, जिसकी वजह से भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, डिसहार्मनी क्रिएट होती है, क्योंकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो ये भी कुछ एक इशू है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। तो इसी के साथ जो हमारी यूनिट है PPCC 110 की यूनिट 4 सोशल इश्यूज़ एंड सोशल प्रॉब्लम, ये इधर खत्म होती है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्या सोशल प्रॉब्लम का नेचर है, क्या इसकी डेफिनेशन, ये हमने पढ़ा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्या अप्रोचेस होती है सोशल प्रॉब्लम की, वो हमने पढ़ा। सोशल इशूज़ और प्रॉब्लम्स क्या हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डेलिक्वेंसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वायलेंस एंड क्रिमिनल बिहेवियर, चाइल्ड एंड एल्डर अब्यूज़, और दूसरी भी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी, जैसे कम्युनलिज्म, लैंग्वेज प्रॉब्लम और कास्ट सिस्टम। तो ये सब थी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, फिर टेलीग्राम में बता सकते हैं। तो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।